अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप इफ टीवी की तमाम वीडियोस देखते हैं तो आप ब्लैक होल्स के बारे में अच्छे से जानते होंगे। ये ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वो पार्टिकल तो क्या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करने वाली लाइट को भी नहीं छोड़ता। तो फिर अदर ऑब्जेक्ट्स इसके सामने क्या चीज हैं? यहाँ पर एक ट्विस्ट है। 2011 में साइंटिस्ट ने हमारी यूनिवर्स में एक ऐसे ऑब्जेक्ट के होने का दावा किया जो हमारी मिल्की वे में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल से बाहर निकलने में कामयाब हुआ। आखिर क्या था ये ऑब्जेक्ट? इसके बारे में जानने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। जब एक सिक्के जितने ब्लैक होल के पास अर्थ जितने बड़े प्लेनेट को तबाह करने की पावर होती है, तो फिर इस ऑब्जेक्ट में ऐसी कौन सी खास बात थी कि वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल के साथ सरवाइव कर पाया? आखिर ये ऑब्जेक्ट है क्या? तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। हमारे यूनिवर्स का एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में मौजूद अदर ऑब्जेक्ट्स को निगल कर हमेशा से अपना साइज इंक्रीज कर रहा है। एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के पास इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है कि वो लाइट को निगल जाता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी से बच पाना नामुमकिन है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स इसके आसपास ना तो खुद जा सकते हैं और ना ही किसी स्पेस क्राफ्ट को भेज सकते हैं। यहाँ तक कि इसके आसपास ट्रेवल करना भी मौत के बराबर है, क्योंकि इसकी एक्रेशन डिस्क का टेम्परेचर 10 मिलियन डिग्री होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के करीब से गुजरता है तो इसके हाई ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो ऑब्जेक्ट एक रेजर थिन बेंड में डिस्टॉर्ट हो जाता है और ब्लैक होल के अराउंड एक डिस्क बनाता है जिसे एक्रेशन डिस्क कहते हैं, जो हीट, फ्रिक्शन, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के साथ स्पिन करती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट के मटेरियल में एनर्जी पैदा होती है और ये डिस्क ग्लो करने लगती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अब तक हम ये समझते थे कि ब्लैक होल से बाहर निकलना नामुमकिन है, लेकिन हाल ही में साइंटिस्ट ने ये बताया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी यूनिवर्स में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसने ब्लैक होल से बाहर निकलकर इसकी थ्योरी को गलत साबित कर दिया है। ये ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा नहीं है, बल्कि ये एक छोटा सा क्लाउड है, एक ऐसा क्लाउड जिसका नाम G2 है, जो ब्लैक होल के करीब से गुजरने के बाद भी हमारी यूनिवर्स में सरवाइव कर रहा है। इस क्लाउड ने ब्लैक होल से बाहर निकलकर दुनिया के सामने एक न्यू थ्योरी पेश की है। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, इसकी स्टार्टिंग 2011 में हुई थी, जब अल्ट्रा सेंसिटिव केक ऑब्जर्वेटरी के साइंटिस्ट हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद ब्लैक होल को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उन्होंने इस क्लाउड को देखा जो डस्ट और गैस से बना हुआ था और ये बेबी स्टार की तरह नजर आ रहा था। ये क्लाउड स्पेस में 25 मिलियन किलोमीटर यानी कि 3% लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था। साइंटिफिक लैंग्वेज में इस इवेंट को पेरिंग्रिकॉन कहते हैं, यानी कि ब्लैक होल के आसपास भटकना, वो भी हाई स्पीड में। आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि ब्लैक होल के आसपास जाने से क्या होता है। ब्लैक होल उस ऑब्जेक्ट को निगल लेता है। ऐसा ही कुछ साइंटिस्ट भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। ऐसा ही कुछ साइंटिस्ट के साथ भी हुआ। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ही ये क्लाउड ब्लैक होल की एक्रेशन डिस्क के करीब से गुजरेगा तो एक्रेशन डिस्क के हाई टेम्परेचर की वजह से वो सुपर मैसिव ब्लैक होल एक्रेशन फायर फ्यूग्स प्रोड्यूस करेगा। लेकिन साइंटिस्ट की ये सोच गलत साबित हुई, क्योंकि जैसे ही G2 ब्लैक होल के करीब से गुजरा तो ब्लैक होल से एमिट होने वाली एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पहले स्ट्रेच और फिर एलोंगेट हुआ, लेकिन कम वक्त के लिए। उसके बाद वो फिर एक कॉम्पैक्ट शेप में बदल गया। इसके बाद फिर से उस क्लाउड ने अपनी शेप रीगेन की, जिसे देखकर साइंटिस्ट हैरान हो गए और उन्होंने इस पर रिसर्च शुरू कर दी। 1 साल रिसर्च करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर एंड्रिया गैस ने इस इवेंट के पीछे के रीजन का अंदाजा लगाया। रियलिटी में साइंटिस्ट जिसे गैस और डस्ट का ऑर्डिनरी क्लाउड समझते थे, असल में वो क्लाउड नहीं बल्कि 2 स्टार्स का एक पेयर था। ये दोनों स्टार्स एक दूसरे के गिर्द ऑर्बिट कर रहे थे। ये दोनों स्टार्स एक दूसरे में मर्ज होकर एक बहुत बड़े स्टार में तब्दील होने वाले थे। अगर सच में ऐसा होता तो वो स्टार जो फॉर्म होता उसका मैस सन के मैस से 2 गुना ज्यादा होता और उसकी ब्राइटनेस सन की ब्राइटनेस से 30 गुना ज्यादा होती। लेकिन जैसे ही ये दोनों स्टार्स ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन में आए तो ब्लैक होल के पुल की वजह से जो स्टार्स एक दूसरे में मर्ज होने वाले थे वो एक दूसरे से टकरा गए, जिसकी वजह से इन दोनों स्टार्स की कंपेनियनशिप डिस्टर्ब हो गई। ब्लैक होल की वजह से बाइनरी स्टार में होने वाली इस टक्कर को हिल मैकेनिज्म कहते हैं।
इस टक्कर की वजह से ब्लैक होल ने इन दोनों स्टार्स को अपनी तरफ खींच लिया, जिसमें एक स्टार ब्लैक होल के अंदर चला गया और दूसरा स्टार बाहर निकल गया। आखिर कैसे? जैसे ही ब्लैक होल ने स्टार को अपनी एक्रेशन डिस्क की तरफ खींचा तो दोनों स्टार्स का ग्रेविटेशनल पुल पूरी फोर्स के साथ ब्लैक होल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से स्टार का हाइड्रोजन फ्यूल ब्लैक होल के अंदर चला गया और स्टार आहिस्ता आहिस्ता अपने फ्यूल से स्ट्रिप होकर ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पुल से बचकर बाहर निकल गया। जैसे ही वो ब्लैक होल से बाहर निकल कर आया तो वो ब्लैक होल के सेंटर से 20 बिलियन किलोमीटर दूर एक ऑर्बिट में आकर घूमने लगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ब्लैक होल से बचने के लिए स्टार को अपना आधा मैस ब्लैक होल को देना पड़ा, जिसकी वजह से वो S5HVS1 व्हाइट ड्वार्फ में तब्दील हो गया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये स्टार ब्लैक होल की ग्रेविटी को चीरते हुए उसमें से बाहर आने वाला पहला स्टार बन गया। क्या ये स्टार अभी तक मौजूद है? तो मैं आपको बता दूं, एंड्रिया गैस के न्यू एनालिसिस के मुताबिक व्हाइट ड्वार्फ ब्लैक होल को एक सेफ डिस्टेंस से ऑर्बिट कर तो रहा है, लेकिन एक स्टेबल ऑर्बिट में नहीं। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि GSN 069 हमारी मिल्की वे के गैलेक्टिक सेंटर का ब्लैक होल वक्त गुजरने के साथ साथ एक्सपेंड हो रहा है और एक वक्त ऐसा आएगा कि ब्लैक होल का साइज इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो इस छोटे से स्टार के साथ साथ बाकी के ऑब्जेक्ट्स को भी निगल सकता है, क्योंकि मिल्की वे के गैलेक्टिक सेंटर में मौजूद ब्लैक होल का मैस हमारे सन के टोटल मैस से 4.3 मिलियन टाइम्स बड़ा है। यहाँ पर एक सवाल आता है, इतने बड़े ब्लैक होल से ये छोटा सा स्टार कैसे बचा? तो मैं आपको बता दूं, इसके पीछे 3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1, मैस। स्टार्स का मैस जितना ज्यादा होता है, ब्लैक होल के लिए उसे अलग करना उतना ही ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस बड़े ऑब्जेक्ट्स पर ज्यादा स्ट्रांगली एक्ट करती हैं, जिसकी वजह से जितना बड़ा स्टार होगा वो उतनी ही जल्दी मरेगा। नंबर 2, डेंसिटी। जैसे ही कोई स्टार ब्लैक होल के इवन हॉरिजॉन में ट्रैप होता है तो ब्लैक होल की ग्रेविटी सबसे पहले उसकी डेंसिटी पर वार करती है, जिसकी वजह से कुछ स्टार्स तबाह हो जाते हैं और कुछ स्टार्स अपने आधे मैस को कुर्बान करते हुए अपनी जान बचाकर बाहर निकल जाते हैं। नंबर 3, वेलोसिटी। नासा के साइंटिस्ट के मुताबिक वेलोसिटी लास्ट फैक्टर है, जिसकी वजह से S5HVS1 स्टार ब्लैक होल से बचने में कामयाब हुआ। इस स्टार की वेलोसिटी उन तमाम ऑब्जेक्ट से 2 गुना ज्यादा थी जो आज तक ब्लैक होल के आसपास घूम रहे थे। बस यही वजह है कि वो स्टार्स हाई वेलोसिटी की वजह से ब्लैक होल से बाहर निकल आया। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या सिर्फ स्टार ही ब्लैक होल को चकमा दे सकते हैं? जी नहीं, स्टार्स के साथ साथ अदर ऑब्जेक्ट्स भी ब्लैक होल के अराउंड ऑर्बिट कर सकते हैं, वो भी एक कंडीशन में। उस ऑब्जेक्ट का मैस सन के मैस के बराबर होना चाहिए और इसकी वेलोसिटी ब्लैक होल की मूविंग स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 11 किलोमीटर पर सेकेंड्स। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली पॉसिबल है, टेक्निकली इसे पॉसिबल होते हुए नहीं देखा गया। लेकिन इटली, अर्जेंटीना और कोलंबिया के साइंटिस्ट का कहना है कि हमारी मिल्की वे के गैलेक्टिक सेंटर में ब्लैक होल नहीं बल्कि डार्क मैटर का एक बहुत बड़ा गोला मौजूद है। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या S5HVS1 स्टार किसी ब्लैक होल से नहीं बल्कि डार्क मैटर से बाहर निकल कर आया है? तो मैं आपको बता दूं, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।